हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसा कि आपको दिख ही गया होगा, मैट्रिक लेवल पोस्ट 2024 जेके एसएसबी का जो एग्जाम हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये एग्जाम जो है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, एमटीएस की जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका लेवल जो है ना, ऑल्दो ये मतलब एंट्री लेवल पोस्ट है, लेकिन लेवल अच्छा है इसका, मतलब अच्छा लेवल इन द सेंस कि अगर देखा जाए तो मतलब आप लोग लेवल 4 से कंपेयर कर सकते हो कि इस लेवल का एग्जाम जो है वो पूछ सकता है। जेके एसएसबी किसी भी तरीके से किसी भी लेवल का एग्जाम पूछ सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी नोट्स, जितने भी पीडीएफ्स आपको चाहिए होते हैं, जो भी आपका डाउट होता है, सब कुछ आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। क्योंकि हमने क्वांट से स्टार्ट किया था तो उसको हम लोग भूल नहीं सकते। वैसे भी आप लोगों की बहुत डिमांड है कि सर मैट्रिक लेवल के पेपर और कुछ लेके आओ। एक दो मैंने करवाया था आपको पुराना भी, आपने बोला था और लेके आओ, तो मैं आपकी डिमांड है तो मैं पूरा कैसे नहीं करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पेपर के साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा है क्या है, 876, उसके साथ टीएसआर, मतलब इसका जो है वो इसके साथ कुछ कुछ रिलेशन होगा। सिमिलरली हमको बताना है कि इसका रिलेशन उसके साथ दूसरे किसी और के साथ कैसा बनेगा, मतलब सिमिलर रिलेशन होना चाहिए। अब सिमिलर रिलेशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि एक साइड आपको पता है कि नंबर है, एक साइड क्या है, लेटर्स हैं। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं लेटर्स को क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। लेटर्स को जब मैं नंबरिंग करूंगा, टी आपको पता है क्या होता है, T20, एस क्या होता है, S19, आर क्या होता है, R18। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ये नहीं पता है तो फिर आपको रीजनिंग पढ़ने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि 8 है, 8 से मुझे कहाँ जाना है, 8 से मुझे 20 को रिलेट करना है किसी तरीके से। तो 8 से आप 20 को किस तरीके से रिलेट कर सकते हो? सर मेरे पास दो तरीके हैं। बताओ जी, मेरे कौन से दो तरीके हैं आपके पास? सर एक तरीका मेरे पास ये है कि 8 को मैं इंटू 2 करूँ, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, प्लस उसमें 4 ऐड कर दूं तो सर 20 बन जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा तरीका क्या है? सर दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं 8 में 12 ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, 20 बन जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बोला। उसके बाद क्या करना है आपको, 7 से कहाँ जाना है, 7 से जाना है 19 पे। सर 7 से 19 जाने के लिए भी ना मेरे पास दो तरीके हैं। बताओ जी क्या दो तरीके हैं? सर एक तो मैं ऐसा कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2, 7 इंटू 2 कितना होता है, 14, प्लस 5 कर देता हूं तो 19 बन जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा सर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसमें 7 में 12 ऐड कर दूं दोबारा से तो क्या बन जाता है, सर 19 बन जाता है। सर मुझे कहीं ना एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पे आपने इंटू 2 प्लस 4 किया, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 5 किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 4 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये नोट की कि यहाँ पे भी 12 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी 12 ऐड कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा ऐसा एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि पैटर्न यही हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको डबल पैटर्न दिख रहा है तो आपको तीसरा भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, 6 से कहाँ जाना है, 18। सर 6 से मैं 18 कैसे जा सकता हूँ? सर मैं दो तरीके हैं फिर दोबारा मेरे पास। एक तो मैं क्या है कि 12 ऐड कर दूँ, दूसरा तरीका क्या है कि 6 इंटू 2 प्लस 6 कर दूँ। ठीक है, तो पैटर्न आपको यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं क्या, इंटू 2 प्लस 4 ये भी सही पैटर्न है, इंटू 2 प्लस 5 ये भी सही पैटर्न है, इंटू 2 प्लस 6 ये भी सही पैटर्न है। बिल्कुल सही चल रहा है। और दूसरा पैटर्न क्या है, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 चल रहा है। अब इसी हिसाब से आपका, अगर मैं पैटर्न इस हिसाब से देखूं तो पहले वाले में इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए कि नहीं? इंटू 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। तो अगर आपको याद है तो हमको ऐसा लिखते हैं हम लोग, EJOTY। इसमें 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। अब 10 वाला नंबर क्या है, J। तो 10 वाला नंबर तो यहाँ पे J है ही नहीं कहीं ऑप्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटू 2 वाला पैटर्न जो है हमारे केस में अप्लाई नहीं हो रहा। हमारे केस में कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, प्लस 12 वाला। अब मैं 3 में जब प्लस 12 ऐड करूंगा तो हमारे पास नंबर क्या है, 345। इसमें जब मैं 12 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 15। इसमें 12 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 16। इसमें 12 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 17। तो अब आपके पास क्या है, 15 पे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ये ओ क्या है 15 पे, तो पहला ऑप्शन आने वाला है O। तो पहला ऑप्शन, और किसी में O नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है OPQ। तो इसी हिसाब से आप आंसर मार्क करते हो OPQ। अब मैं बताना चाहता तो आपको डायरेक्ट, मैं यही डायरेक्ट आपको बता सकता था इस तरीके से कि 876 है, ये TSR है, प्लस 12 ऐड करो यहां पहुंच जाओगे, प्लस 12 ऐड करो यहां पहुंच जाओगे, प्लस 12 ऐड करो यहां पहुंच जाओगे। बताना चाहता तो मैं इस तरीके से भी बता सकता था, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है कि आपको क्वेश्चन लाया, आंसर बताया, खत्म। उसका कराने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक मैं आपको, क्योंकि ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके मन में ये पैटर्न आया होगा, बहुत बच्चे होंगे जिनके मन में ये पैटर्न आया होगा। तो ये पैटर्न अगर मैं सिमिलर यहां पे फॉलो करूं तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि ऑप्शन मेरा आता है जे ऑप्शन मेरा कहीं पे भी है ही नहीं। तो इसीलिए मैं इस पैटर्न को डिस्कार्ड करके दूसरे पैटर्न की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है हमारा,
क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सीरीज, हमको ऑड निकालना है। ऑड निकालने के लिए आपको सामने दिख रहा है कि छोटी सीरीज है, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट हो रही है और मतलब ज्यादा कुछ बड़ी नहीं जा रही है, इसका मतलब डिफरेंट सीरीज हो सकती है, मैं डिफरेंट सीरीज निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहला मन में यही आएगा। सबसे पहला कुछ भी करो, कोई भी बच्चा होगा 100% में से 100% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में यही आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, वहाँ आपको थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे डिफरेंस इनका आता है 259 का, यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे आता है 77 का, यहाँ देखूंगा तो यहाँ आता है 105 का, यहाँ देखूंगा तो यहाँ आता है 254 का। तो सर यही मुझे देख के पता चल रहा है कि कुछ भी ऑड इवन, मतलब कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता जा रहा है। आप चाहो तो डबल डिफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनेगा। कुछ बच्चे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अक्सर मैंने आपको जब भी ये क्वेश्चन करवाए हैं ना, अक्सर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे ये अगर डिफरेंस पैटर्न से नहीं चल रही है तो आपको डिविजिबिलिटी पैटर्न जो है वो चेक करना होता है। अब डिविजिबिलिटी भी कौन सी चेक करनी है, कौन सी आपको पूछी जाती है, या तो 3 की पूछी जाती है, या तो 7 की पूछी जाती है, या तो 11 की पूछी जाती है। इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते हैं। 3 वाले अगर देखें तो 3 वाले देखो तो ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही। ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये हो गया गलत अभी के हिसाब से आपका। ठीक है, आगे देखो तो 4 2 6 और 2 12 ये भी जाता है। 6 5 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, ये भी जाता है। 8 2 2 से 11 ये भी नहीं जाएगा। तो अब 2 तो ऑड हो नहीं सकते ना, इसका मतलब 3 वाले की डिविजिबिलिटी यहाँ पे नहीं चल रही है, मतलब ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। उसके बाद 11 के देखोगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि बड़े सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जो 11 से नहीं जाते हैं, तो 11 वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपका बचा सिर्फ और सिर्फ 7, तो आपको सिर्फ 7 से चेक करना है कौन सा जाता है, कौन सा नहीं जाता है। अब आप जब सब चेक करोगे ना, एक ऑप्शन ऐसा है 821 जो कि 7 से नहीं जाता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन कौन सा हो जाएगा, 821 वाला। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंस सीरीज देखनी है। डिफरेंस सीरीज के बाद आपको कुछ चेक करना है, तो क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी में भी कौन से आपको चेक करने होते हैं, 3 7 11, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता। ठीक है, 5 वाले नहीं पूछी जाती क्योंकि सामने दिखती है। 4 वाली नहीं पूछी जाती, क्यों, क्योंकि वो भी इवन नंबर होता है तो वो भी सामने दिख जाता है। तो इसीलिए आपको कौन सी पूछी जाती है, 3 7 11। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ही पढ़ाना है, मतलब आपको चाहिए कि इसी तरीके से पढ़ना है आपको बिल्कुल डिटेल के साथ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि हाँ सर इसी तरीके से बताओ। हमको वो नहीं करना कि हाँ आपने ये बताया कि अच्छा ऐसे है नीचे ऐसा किया ये आंसर आ गया चलो जी खत्म। उस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमको ऐसे ही पढ़ना है जैसा आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, और साथ में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको दिखता है कि 1 घंटे का सेशन है, लेकिन कम से कम मेरी 2 से 3 से 4 घंटे की मेहनत इसमें लगी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, शालिनी प्लेस द वॉल क्लॉक ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 3 PM एट 3 PM मतलब 3 बजे। तो पहले तो मैं क्लॉक बना लेता हूँ। 3 PM मतलब आवर हैंड यहाँ होगी और मिनट हैंड कहाँ पे होगी, इस तरह पे होगी। वो बोल रहा है कि 3 PM पे आवर हैंड कहाँ पे है, वेस्ट में है। अगर मैं जनरल बात करूँ तो आवर हैंड 3 PM पे कहाँ होती है, ईस्ट में, लेकिन उसने बोला है वेस्ट में है। इसका मतलब उसकी क्लॉक जो है वो उल्टी है। उसकी क्लॉक क्या है, उल्टी है, तो उसका आवर हैंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब जो चीज़ उसकी थी उसको मैंने क्या कर दिया, 180 रोटेट कर दिया, तभी मेरा सही बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब वो पूछ रहा है कि मिनट हैंड कहाँ पे होगी जब 6:45 होंगे। तो पहले तो ये क्लॉक है। अब मुझे बताओ 6:45 कहाँ होंगे, 6:45 के टाइम आवर हैंड यहाँ पे होंगी और मिनट हैंड कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ये है एक्चुअल के टाइम, लेकिन क्योंकि क्लॉक क्या है, रोटेटेड है 180 डिग्री से, तो जब मैं इसको दोबारा 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। उसने पूछा क्या है, मिनट हैंड, तो इसीलिए मैंने मिनट हैंड को रोटेट किया। ऐसे मतलब एक्चुअल में मिनट हैंड कहाँ पे होनी थी, वेस्ट में, लेकिन क्योंकि रोटेट है तो मिनट हैंड कहाँ पे आ गई, ईस्ट में। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ईस्ट में क्या आ गया, उसका सही आंसर आ गया। वैसे देखा जाए तो होती कहाँ पे है, वेस्ट में होती है, लेकिन क्योंकि पहले ऑप्शन के हिसाब से मुझे चलना है, क्योंकि क्लॉक जो है वो 180 डिग्री रोटेट है, तो इसीलिए मुझे भी इसको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट करके चलना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मेरा क्या आंसर आया, ईस्ट ऑप्शन मेरा आया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे अगर मैं बढ़ूं, ये आसान सा क्वेश्चन है। 2 फिगर्स हैं, आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं एक लाइन से। यहाँ पे भी आपस में जुड़ी हुई है लाइन से, यहाँ पे भी आपस में जुड़ी हुई है लाइन से, लेकिन यहाँ पे जुड़ी है लेकिन कोई लाइन से नहीं जुड़ी। तो 4th ऑप्शन मेरा क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, मतलब बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर मैं बढ़ूं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है गलत है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे सॉल्व करना ही करना है इसको तो मैं किस तरीके से करूंगा ज़बरदस्ती, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। अब ध्यान से देखना है इसको, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। फिगर मैंने आपके लिए पहले बना ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 95 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ओनली। मैं मान लेता हूं ये मैथमेटिक्स है, दूसरा सब्जेक्ट क्या था, बायोलॉजी था।
इन्होंने क्या बोला है, 95 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ओनली। जब मैथमेटिक्स ओनली लिख दिया होता है ना, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, मतलब कौन सी चीज़ है मेरे पास, ये दी है, ये सिर्फ क्या दिया है, ये सिर्फ। तो मैं लिखूंगा इसको क्या, 95। 212 ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी ओनली, तो ओनली मतलब ये दिया हुआ है उसने, तो ये कितना है 212, और 63 है दोनों, तो 63 क्या हो गए दोनों। टोटल 500 थे। अब पूछा क्या है उसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव नॉट टेकन आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया है। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कितने लोगों ने लिया है, जब मैं इसको सबको ऐड करूंगा कितना, 95 प्लस 63 प्लस 212, ठीक है। ये सारे लोग कौन से हैं, जिन्होंने क्या लिया है, मैथ्स लिया है या फिर बायोलॉजी लिया है। मुझे निकालना है कि जिन्होंने मैथ्स या बायोलॉजी कोई भी नहीं लिया, नॉट टेकन, तो 500 में से मैं इनको सबको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने बायोलॉजी या मैथमेटिक्स नहीं लिया। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, अगर आप 95 63 212 को ऐड करो तो आपके पास कितना आता है, आर्टिकल 370 आता है आपके पास, क्या आता है 370। तो 500 में से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 130 आंसर आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, होना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जेकेएसएसबी ने जो सवाल बनाया है, या तो यहां पे ओनली नहीं लिखा होना चाहिए था। इन्होंने किया क्या है, लिखा यहां पे ओनली है, लेकिन कंसीडर किया है मैथमेटिक्स वालों को ये सारा। ठीक है, जब मैथमेटिक्स ओनली बोला है तो इन्होंने कंसीडर क्या किया है, ये सारा का सारा उसको कंसीडर किया है, जो कि ऐसा गलत है। तो अगर मैं इस हिसाब से बनाऊं जो इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि 63 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों के लिए है। ठीक है, मानते हो इतनी बात। अब 95 थे सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, तो 63 पहले ही बीच में आ गए, तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले कितने बचे, 32 बचे। 212 थे बायोलॉजी और मतलब बायोलॉजी वाले, 63 यहां पे पहले आ चुके, यहां कितने बचे 149। तो इन्होंने इस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाया है। तो यहां पे ओनली होना नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। तो जब यहां से मैं निकालूंगा 500 माइनस ये बनता है 244, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा बनता है 256। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए पार्ट, जो कि है 256। ठीक है, तो इन्होंने सॉल्व किया है इस हिसाब से, इन्होंने क्वेश्चन डाला है इस हिसाब से। लेकिन ओनली जब लिखा होता है तो आपको पता है ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है सिर्फ ये। ठीक है, सिर्फ ये। तो मुझे ये कंसीडर करना चाहिए था पूरा का पूरा 95 वाला, ना कि ये, क्योंकि ओनली मैथ जब लिख रहा हूं तो इसमें तो बायो भी तो आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इन्होंने इस तरीके से किया है, आपको भी इसी तरीके से करना है अगर आ भी गया अगली बार तो। ठीक है, वैसे आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजें दोनों से ट्राई करके आना है। आंसर होना चाहिए था ये वाला, अगर दोनों ऑप्शन होते तो आपको इसमें जाना था, इस वाले में 130 के हिसाब से जाना था। अब दोनों ऑप्शन नहीं थे तो आपको किस हिसाब से जाना है, 256 के हिसाब से जाना है। ठीक है, तो क्या गलती हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, सीरीज दी है आपको, इसमें से मिसिंग नंबर निकालना। तो ये तो आपको पता है कि छोटी सीरीज है, तो इसका मतलब डिफरेंस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, आप चाहो तो आप लोग पॉज करके अपने हिसाब से कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है सर। आगे कितने का डिफरेंस है, आगे सर 35 का डिफरेंस है। आगे कितने का डिफरेंस है, आगे सर 65 का डिफरेंस है। सर आगे तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि आगे तो ये डैश है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो क्या हम दूसरा डिफरेंस तो ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हो सर। यहाँ पे कितना डिफरेंस है सर, 20 का डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है सर, 30 का डिफरेंस है। इसका मतलब सर मुझे अभी तो पता चल रहा है कि 10-10 का डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 20 था, फिर 30 था, हो सकता है सर अभी 40 हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, हो सकता है कि अभी 40 हो। अगर यहां पे 40 होगा तो फिर यहां कितना आएगा, 60, 65 प्लस 40 कितना आएगा, 105। अगर यहां पे 105 होगा तो यहां कितना आएगा, ठीक है, 150 प्लस 105 कितना हो जाएगा, वो 255। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है। लेकिन अभी भी मुझे आगे नहीं जाना है, मतलब अभी भी मुझे ये मार्क नहीं करना है जब तक मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता इसमें। इसका मतलब आगे डिफरेंस कितना होना चाहिए था, आगे डिफरेंस 50 का होना चाहिए था। अगर 50 का डिफरेंस होता तो यहां कितना आता, 155। क्या 155 और 255 मिलकर 410 बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो इसका मतलब अब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा आंसर जो है वो 255 ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये आगे लास्ट में जाके नहीं बनता, उस केस में मुझे फिर ये सारा पैटर्न डिस्कार्ड करना पड़ता है, फिर मुझे कुछ और ढूंढना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट सेशन को लाइक जरूर कर देना यार। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज दिस, और आगे क्या है, रिवॉर्ड इज रिटन एज कुछ भी, जो भी बोला है उसने, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये होमवर्क होता है क्योंकि ये मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात है आपकी, इसको मैं कराता ही नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है एक क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों की अलग अलग राय होने वाली है, और मतलब अलग अलग राय भी सही है, अपने अपने जगह सब सही है। अब मैं बताता हूं आपको, इसके भी 2 पैटर्न बनेंगे, क्योंकि मुझे 2 पैटर्न दिखे तो हो सकता है आपको भी 2 दिखे हो सकता है आपको 3 भी दिखे हो, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला पैटर्न मुझे क्या दिखा, सबसे पहला पैटर्न मुझे ये दिखा
कि भाई ये 7 और 9 ऐड करके, एक सेकंड रुको जरा, अगर मैं 7 और 9 को ऐड करूं तो मेरे पास कितना बनता है, ऐड करके 16 बनता है। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो सबको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये 9 बनेगा, बिल्कुल सही। 8 और 3 11 होता है, तो यहां पे ऐड करके 12 नहीं बन रहा, 11 बन रहा है, तो ये मेरा ऑड वन आउट हो सकता है। 6 और 5 11, तो ऐड करके 11 बन रहा है, इसका मतलब बाकियों में सब में दूसरे वाले नंबर को ऐड करके, मतलब सेकंड नंबर के डिजिट्स को ऐड करके फर्स्ट नंबर बन रहा है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, मानते हैं हम लोग आपकी बात। अब यहां पे एक और पैटर्न है जहां पे हो सकता है बच्चों को वो ना दिखे, हो सकता है बच्चों को कुछ को दिखा होगा, कुछ को ना दिखा होगा, मुझे दिखा तो मैं आपको बता देता हूं, और उससे आंसर भी डिफरेंट आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं ताकि वहां पे आपको दोबारा से कंफ्यूजन ना हो। बार बार वो अगर बार बार वहीं पे लिखूंगा तो वो एक ऐसा कुछ बन जाता है वहां पे कि जो कि फिर समझ नहीं आता कि क्या क्या था, पहले वाले में क्या किया था, दूसरे वाले में क्या किया, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, अब देखो सर, क्या मैं 16 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा सर, 80। 80 में से 1 जाएगा तो सर क्या 79 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या सर 11 इंटू 6 करूंगा 66 आएगा, उसमें से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 65 बनेगा, बिल्कुल सही। क्या सर 12 इंटू 7, 12 सत्ते 84, तो 1 जाएगा सर क्या 83 आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब यह है कि 9 भी कहीं ना कहीं 172 का मल्टीपल होना चाहिए था, मतलब 9 को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 172 बनना चाहिए था। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता, 171 आता, लेकिन 172 जो है वो 9 का मल्टीपल ही नहीं है। जब मैं 172 को 9 से डिवाइड करता हूं ये तो जाता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, मेरा ऑड वन आउट हो गया। तो एक केस में मेरा सी ऑप्शन आया, एक केस में मेरा बी ऑप्शन आया, तो दोनों ऑप्शन इसके हो सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आई थिंक मुझे याद नहीं है वैसे तो, आई थिंक जेकेएसएसबी ने पहले तो एक ऑप्शन दिया था, फिर बाद में होता है ना कि रिप्रेजेंटेशन जब फिल होती है तो हो सकता है, आई थिंक जेकेएसएसबी ने बोथ बी एंड सी कर दिया था, मुझे याद नहीं है। बट अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका जेकेएसएसबी ने क्या ऑप्शन दिया था। ठीक है, आई थिंक बी और सी दोनों था, बट आप एक बार मतलब मुझे फिर भी कंफर्म करके बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़े 40 पे। पहले तो ये बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दिया करो यार सेशन को, और एटलीस्ट मुझे बता भी दिया करो कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं। यस सर समझ आ रहा है, नो सर समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, सर अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते, सर अब अच्छा पढ़ा रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो बोल दिया करो यार। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतने ज़्यादा। इसके 3 पेपर हैं पता है आपको, ये मैट्रिक लेवल का अभी एक एग्जाम हुआ, इसके 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतने ज़्यादा मैं आपके लिए एग्जाम पेपर्स जो है वो लेते आऊँगा। 2021 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर हैं जेकेएसबी के मैं सब करवा रहा हूँ। आई थिंक 40-42 के आसपास पेपर हम लोग कर चुके हैं, जितने भी बचे होंगे वो भी हम साथ साथ में करते जाते हैं, बस आपकी सपोर्ट चाहिए हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़े, क्या बोल रहा है वो, रियान इज फेसिंग साउथ। रियान जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो मतलब साउथ की तरफ मतलब इस तरह से फेस कर रहा है, या मैं ऐसे नीचे नहीं बनाता, मैं ऐसे मुझे ऐसा पता कि फेस कर रहा है तो मतलब यहाँ कहीं होगा, साउथ के नीचे देख रहा है बस। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉक कहाँ होती है, इस तरफ, ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री मूव किया और 8 किलोमीटर चला, मतलब ये 8 किलोमीटर होगा। अब उसका फेस कहाँ पे है, आइज कहाँ पे है, इस तरफ। ठीक है, आगे देख रहा है ना वो, सामने ऐसे आगे देख रहा है। अब बोला है फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां से वो दोबारा से एंटी क्लॉक चलता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री दोबारा क्या हो गया, एंटी क्लॉक हो गया, और 6 किलोमीटर चलता है। तो ये इतनी बड़ी लाइन में बना नहीं सकता, ये छोटी बनाता हूं, बड़ी भी बना सकता हूं, कोई इशू नहीं है वैसे। तो ये 6 किलोमीटर चलता है, मतलब यहां पे पहुंच जाएगा कहीं पे। अब बोला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन रिहान इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, कहाँ था, ये था ना, एक सेकंड रुको, हाँ ये था ना, तो यहां से यहां पे कितना डिस्टेंस है, अगर आपको याद है तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, तो इसी को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, 6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है 8, 2 से किया तो क्या बन जाता है 10, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। अगर एक 6 है, एक 8 है, तो दूसरा कितना आएगा 10। इसका मतलब आंसर जो है वो 10 किलोमीटर होना चाहिए। अब होगा कहाँ, नॉर्थ ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से मैं क्या बना लेता हूं, वो डायग्राम बना लेता हूं अपनी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली। तो ये क्या है, अपना ईस्ट है, ये है नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, 10 किलोमीटर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी जो है वो हो गई होगी इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट 4-4 मिनट भी लगा देते हैं, क्वेश्चन नहीं होता। मैं आपको विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं।
क्या करना है आपको, जब मैंने HCF LCM पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। देखो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, आपको नहीं पढ़ना है मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डीप पढ़ाया है और इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपको कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला। मर्जी आगे आपकी होती है, मैं आपको कभी भी कंपेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं पैसे तो ले नहीं रहा कि आपको बोलूँगा कि हाँ भाई मैंने आपसे पैसे भी ले रखे हैं फिर भी आप नहीं पढ़ रहे। मैंने कोई पैसे नहीं ले रखे आपसे, ना ही मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे, तो मेरे पे उस पर कोई एहसान नहीं है उस चीज़ का। बाकी मेरा काम ये है कि आपको मोटिवेट करता रहूं जब तक हो, जब तक आपका एग्जाम ना हो, आपको मोटिवेट करता रहूं। जो हो रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है वो उसका पार्ट रहा, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी नंबर है आपके 964 सॉरी हाँ 964 1238 1400 और अलग अलग रिमाइंडर है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनमें से रिमाइंडर को माइनस कर देना है। रिमाइंडर से माइनस करूंगा तो 964 से 41 माइनस करूंगा तो बचेगा 923। 1238 से 31 माइनस करूंगा तो बचेगा 1207। 1400 से 51 माइनस करूंगा तो बचेगा 1349 1349। अब क्या करना है, अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लिया तो कितना आया 284, यहां पे डिफरेंस लिया तो कितना आया 142, दोबारा डिफरेंस लिया तो 142 आया। अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिससे 142 डिवाइड हो जाता है, वही आपका आंसर होगा। 71 से 142 डिवाइड हो जाता है, वही आपका आंसर है। कितना आसान था। यही आपको HCF ऐसे लेना होता जब वो आप करते हो। या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से करते हो, या तो आप क्या निकालते हो, इसके फैक्टर्स निकालो, 1207 इसके फैक्टर्स निकालो, 1349 इसके फैक्टर्स निकालो, फिर देखो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। क्या निकाल सकते थे क्या उससे? क्या 1 मिनट के अंदर उसको कर सकते थे? इस चीज को नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए भरोसा रखो मेरे पे, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो आपको काम आने वाली है। बाकी मर्जी फिर से आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 42 पे अगर हम चले, 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है, रुको जरा, हाँ ठीक है, 42 बोल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ अ नंबर एंड 26% ऑफ द सेम नंबर। अब सबसे पहले बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे, बच्चे लेंगे कि लेट नंबर इक्वल्स टू x, फिर करेंगे 54% ऑफ x और किसका -26% ऑफ x, ये दिया है 22526। क्यों x ले रहे हो, क्यों यहां पे डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हो? क्या फायदा है उस चीज का? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। बस आपका टाइम जो है वो उससे ज्यादा लगेगा। 54 और 26 नंबर सेम है और डिफरेंस है, डायरेक्टली लिखो ना, 54 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है, 28 का। इसका मतलब 28% की वैल्यू किसके बराबर दी है, 22526 के बराबर। बस आपको निकालनी है 66% की वैल्यू, 28 की दी है तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 22526 डिवाइडेड बाय 28, तो 66% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22526 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 66। बस हो गया सॉल्व, ये था बस क्वेश्चन आपका। अब सर ये तो हो गया, अब मुझे ये बताओ कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। आपने तो इतना बड़ा लिख दिया, अब हमको सॉल्व करके भी तो बताओ। देखो अब सॉल्व करना क्या है, इसको मुश्किल है, हाँ सर मुश्किल है, बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं मुश्किल है। आसान कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले मुझे यूनिट डिजिट यहां पे दिखा, 6 इंटू 6 कितना होता है 36। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आने वाला है मेरे पास, 36 आने वाला है। मानते हो? हाँ सर मानते हैं। नीचे कितना है यूनिट डिजिट, 8 है। अब आपको ऐसा कुछ नंबर चाहिए कि जिसमें 8 को मल्टीप्लाई करके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आए, 6। तो ऑप्शन देखो, लास्ट में क्या है, 2, लास्ट में क्या है यहाँ पे 2, तो क्या 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है क्या लास्ट में? 8 इंटू 2 16 होता है, तो बिल्कुल आता है, तो हो सकता है ऑप्शन। 8 इंटू 4 32 होता है, लेकिन लास्ट में मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 8 इंटू 8 64, लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा, लास्ट में का डिजिट क्या आएगा 4, लेकिन हमें क्या चाहिए 6, तो कभी ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 इंटू 7 56, लास्ट में क्या चाहिए 6, है भी क्या 6, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब यहां से मेरे 50% प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई पूरा करना चाहो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करो। मैं इसको क्या करता हूं, मुझे पता है कि ये 66 जो है वो 28 से नहीं जाता, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं दोबारा यहां पे लिख लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं सिर्फ। अगर किसी को कैलकुलेशन करना आती है तो वो स्किप कर सकता है इस चीज को। मैं क्या करता हूं, इसको 27 ले लेता हूं। 27 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 27 से यह क्या होगा, क्योंकि 3 से ये जाएगा 3 इंटू 9, 3 से 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है, कटेगा पूरा का पूरा। अब मुझे पता है कि 9 से मैं इसको अगर काटूं, मर्जी आपकी है, देखो आप जैसा करना चाहो आपकी मर्जी है, मैं आपको कभी भी ये रोक नहीं रहा कि आप लोग
मतलब इसमें मेरी ही कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हो, बट मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर उसको डिवाइड करोगे। अब देखो वो कितना मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। या तो दो दो करके करोगे, 2 से इसको काटता हूँ, फिर जो आया फिर 2 से दोबारा काटता हूँ, फिर 2 से दोबारा काटता हूँ, ऐसे करके भी देख सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन जो आ रहे हैं ना वो दूर दूर है, एक 48,000 है, एक 53,000 है, 53,000 है। तो ये मतलब 5,000 के आसपास जो है इसमें फर्क है, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 9 से काटूंगा, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 4 बचे 45, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45। ठीक है, अब ये 26 है, मैं इसको 27 मान सकता हूं, तो इसको मैं ले लेता हूं 3, 9 इंटू 3 27। अब अगर मैं इसको 20 भी मानूं तो 2500 इंटू 20 कितना होता है 5,000 होता है तब भी। ठीक है, होता है कि नहीं, सॉरी 50,000 होता है। लेकिन ये तो 2500 से ज्यादा है, ये तो 20 से ज्यादा है, इसका मतलब आंसर 50,000 से ज्यादा आने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, तो हो सकता है आपको लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये खुद चीजें आप करोगे तो आपका टाइम नहीं लगने वाला, ये मुझे पता है। जो समझदार बच्चा है वो ये चीज समझ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लेकिन जो फिर वही सोच रहा है कि आंसर तो वही आने वाला है ना, मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा, आंसर तो वही आने वाला है, जो ये सोच रहा है बिल्कुल आंसर वही आने वाला है। लेकिन आप लोग कभी भी अपनी कैलकुलेशन फिर सुधार नहीं पाओगे। समझ आ गया आपको? ठीक है जी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बोल रहा है, 43rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज थ्राइस इट्स विड्थ। मतलब लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है विड्थ के। मानते हो? सर मानते क्या है, क्वेश्चन में दिया है तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है जी। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7803, एरिया दिया है इतना, पूछा है विड्थ कितनी है। क्या पूछा है, विड्थ कितनी है। तो एरिया आपको पता है किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और क्या दिया है 7803। लेंथ किसके बराबर है, 3 टाइम्स विड्थ। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3b इंटू बी, एक हो रहा है तो 3b का स्क्वायर इक्वल्स टू 7803। यहां से b स्क्वायर में अगर कैलकुलेट करूं तो आएगा 2601। अगर आपको अभी इसका स्क्वायर नहीं पता, स्क्वायर आपको नहीं आते, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50 का जो है वो 2500 होता है, इसका मतलब 50 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही तो ऑप्शन है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। विड्थ हमारे पास निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद इन 10 सेकेंड्स, कितना, विद इन 10 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग उसको 1 मिनट लगाओ या 2 लगाओ, मैं बता देता हूं आप भी कैसे करोगे और मुझे कैसे करना है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। द एज ऑफ सुलेखा एंड अरुणिमा आर इन द रेशो 9:x। आप क्या करोगे, सुलेखा की एज 9x, अरुणिमा की एज 8x करोगे। बिल्कुल सर ऐसा ही करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि आफ्टर 5 ईयर्स जब होता है तो आप लिखोगे आफ्टर 5 ईयर्स सुलेखा की एज 9x प्लस 5, अरुणिमा की एज 8x प्लस 5, ऐसा ही लिखोगे। उनकी रेशो दी है 10:9, तो आप क्या लिखोगे 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 5, ये किसके बराबर है 10:9। यहां से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आप x और आप क्या निकालोगे, पूछा क्या है यहाँ पे, हाँ डिफरेंस बिटवीन दिया, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, फिर आप 9x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनका डिफरेंस लोगे, वो आपका आंसर आएगा। मेरा ये तरीका नहीं है, ना ही मैं ऐसे तरीकों से कराता हूं जो आपका टाइम वेस्ट करे। मेरा मकसद है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना, और एग्जाम क्वालिफाई तभी होगा जब आपका मेथड जो है वो आसान होगा और मेथड स्पीड वाला होगा। अब देखो पहले रेशो कितनी थी, 9:8। ठीक है, ये है प्रेजेंट की, प्रेजेंट मतलब 0 साल। 5 साल बाद रेशो कितनी हो गई 10:9। तो हमेशा रेशो क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या 1 का चेंज आ रहा है, यहां पे भी 1 का चेंज आ रहा है, बिल्कुल 1 का चेंज आ रहा है, इसका मतलब रेशो सेम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो एक रेशो का चेंज आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 साल के बराबर। ठीक है, एक रेशो का जो चेंज है वो कितने साल के बराबर आ रहा है, 5 साल के बराबर। डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या था दोनों में, कितनी रेशो का डिफरेंस था, 9 और 8 में 1 का तो डिफरेंस था, तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आंसर कितना आ गया 5, बस खत्म। अब यहां से सॉल्व करने में और यहां से सॉल्व करने में आपकी मर्जी है। मैं कभी भी किसी को कंपेल नहीं करूंगा कि मेरे से ही पढ़ो, मैं ही पढ़ाता हूं या मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा, या और टीचर आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, सब बताएंगे, सब लोग बताएंगे। लेकिन वो है कि उनको बच्चों की चिंता नहीं होगी कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया हुआ है, उन्होंने ये ले लिया हुआ है पहले ही, उनको फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने ये नहीं लिया तो मुझे वो चीज से फर्क पड़ रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं और आपकी डिमांड भी फुलफिल कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 500। पहले तो लेस देन 500, अगर कोई ऑप्शन यहां पे मोर देन 500 होता तो पहले ही डिलीट हो जाता, कैंसिल हो जाता। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस।
नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 500। ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में भी आपको दो तरीके हैं करने के, मतलब ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। एचसीएफ एलसीएम जब मैंने आपके एमसीक्यू कराए थे नंबर सिस्टम के, उसमें उसी में मैंने एचसीएफ एलसीएम के भी एमसीक्यू डाल दिए थे, उसी में मैंने शायद ये क्वेश्चन भी ऐड किया होगा आई थिंक, क्योंकि पीवाईक्यू से तो इसमें मैंने ऐड किया होगा पक्का। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ पर जाके भी नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज देख सकते हो, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 500 से छोटा है सबसे पहले, और क्या करना है, इससे डिवाइड कर जा रहा है सारा। इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना आपके पास वही तरीका है, एक 4 5 6 7 को क्या करो, पहले ऐसे करो कि 2 से करेंगे तो क्या होगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करके करो। एक तरीका आपके पास वो है। दूसरा तरीका आपके पास है कि 4 को लिखो क्या 2 इंटू 2, ठीक है। 5 को लिख रहा हूं मैं 5, 6 को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 3, 7 को लिख रहा हूं मैं 7 ही। तो एलसीएम किसके बराबर होता है, 7 आ गया, 5 आ गया, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखूंगा, ये कॉमन है इसको एक ही बार लिखूंगा दोनों को, बाकी जो भी बचा सब मुझे लिखना है। कॉमन वाले को पहले एक बार लिख दिया, उसके बाद क्या बचा, एक 2 यहां से बचा, एक 5 यहां से बचा, एक 3 यहां से बचा, एक 7 यहां पे बचा। तो 7 इंटू 5 35, उसके बाद 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 6 क्या होगा, 70 इंटू 6 कितना हो गया 420, और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा 421। तो आंसर कितना हो जाएगा 421। एक ऑप्शन आपका ये आ गया, एक तरीका आपका ये आ गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि सबसे पहले सारे नंबर्स देखो, 5 से डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर आना चाहिए। तो ये 420 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 420 तो 5 से पूरा ही चला जाता है, तो रिमाइंडर तो एक नहीं आ सकता। इसका मतलब 420 कभी भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलो 6 से, अगर मैं अब मैं 4 से चेक करूं, 4 से चेक करूंगा तो क्या 210 मेरा जाएगा क्या, 4 से चेक करूंगा तो 210 जाएगा ही नहीं, 208 तक मेरा चला जाएगा, 203 रिमाइंडर आएगा, तो मुझे तो रिमाइंडर कितना चाहिए 1, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ऐसे 441 को चेक कर सकते हो कि 441 को मैं 6 से करूंगा तो ये नहीं जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं आता इसमें, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा जो कि क्या है 421। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कभी आपको ना आए, आपको ना पता हो क्या करना है, तो यही तो ये तरीके तो अपना ही सकते हो ना, जब टाइम होता है तो ये तरीके अपना सकते हो आप मजे से, ठीक है। आई होप समझ आपको आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका मतलब आपको एचसीएफ एलसीएम वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, एक ही थ्रो है, एक ही थ्रो है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 या 6, 5 या फिर 6, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 2/6 मतलब 1/3, खत्म होगी कहानी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल तो थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार मैंने आपको बताया कि इसको, इन चीज़ों को आपको करना होता है किससे, ट्रिक से, ठीक है, मतलब आसान तरीके से। और मैं तरीका आपको बता चुका हूं। जब भी ऐसा दिया हो, एक एवरेज स्पीड दी है और वो लेट पहुंच रहा है पहले, या फिर बाद में अर्ली पहुंच रहा है, बाद में लेट पहुंच रहा है, एक समय टाइम पे पहुंच रहा है, एक समय अर्ली पे पहुंच रहा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा आपको करना है डिफरेंस, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड। दोनों की स्पीड क्या थी, एक की 50 थी, एक की 40 थी, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इन दोनों का 10 इंटू 24, 24 क्या है टाइम, 24 मिनट डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट है बाकी सारे आवर में है तो मुझे डिवाइड बाय 60 करना पड़ा आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ये आता है मेरा डिस्टेंस। अब मैं काटूं, ये 2 0, ये 2 0 गए, 6 से काटा 4 को, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80, तो क्या आ जाएगा आंसर 80 आ जाएगा। अब आप करते रहो अपने तरीकों से, उससे लग जाएगा टाइम, फिर आप बोलोगे सर हमसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन आपको ये तरीके आने चाहिए। ये तरीके आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी प्लेलिस्ट, अगर प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, देखो ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो कोर्स है वो आपको मिलने वाला है, जितना सिलेबस हो सकता था हमने कवर कर दिया। 1-2 चैप्टर इसमें बचे हैं, वो भी मैं जल्दी ही कवर कर दूंगा आपका। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सीसेट के आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। 20 जेकेएसबी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, देखो 2023 ईयर वाइज मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया आपके लिए प्लेलिस्ट। 21-22 के जो भी पीवाईक्यूज थे, 24 के जो भी पीवाईक्यूज थे, उसके बाद 25 के जो पीवाईक्यूज थे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ्स यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है। 34 वीडियो सारा का सारा मैथ यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जूनियर असिस्टेंट के जो पीवाईक्यूज हो सकते थे वो हमने सारे 23 वीडियोस यहाँ पे मैंने कवर कर दिए आपके लिए। चैप्टर वाइज मैथ्स यहाँ पे मैंने कवर कर दिया आपके लिए। और जेके एसएसबी के जितने भी यहाँ पे क्या है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, सारे मैंने कवर कर दिए हैं। रीजनिंग मैंने कवर कर दिया वहाँ पे, और आपको यहाँ पे मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वो मैंने शायद स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, और वो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मैथ्स की मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाके वो चीज़ देखो। अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, बाकी मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है। तो लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे या फिर आप देखे हो तो आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी, लेकिन लेक्चर नहीं देखे होंगे क्योंकि ये कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, तो आपको फिर वो मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपने इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा पहले। जिसने पढ़ा है उसको वो समझ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस है। गलती के चांसेस कैसे? सबसे पहले मैं बच्चे का दिमाग बताता हूँ, बच्चा क्या सोचेगा। ए रेशो बी प्लस सी दिए, हाँ सर बिल्कुल दिए, वो तो हमको दिख ही रहा है। आप क्या अलग कर रहे हो? देखो जरा ध्यान से मुझे 2 मिनट दे दो, आपको क्वेश्चन ऐसे टना टन समझ आएगा ना, आप बोलोगे कि सर ये क्या था, ये तो कोई क्वेश्चन था क्या? फिर आप बोलते हो कि सर आप पढ़ाते हो तो आसान लगते हैं। आसान नहीं लगते, वो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आसान लगते हैं, जो भी पढ़ाएगा आपको आसान ही लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके दिमाग तक जो चढ़ गया ना, आपके दिमाग को जो समझ गया कि आपको डाउट क्या हो सकता है, उसका आपको पढ़ाना सही लगेगा। मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब हमारे टाइम भी क्या होता था कि जो बच्चा, जो टीचर हमको वो पकड़ लेता था ना हमारी जड़, कि भैया हमको डाउट कहाँ पे आ रहा है, वो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन उसको पता होता है कि मुझे डाउट कहाँ पे आ रहा है। जिस बंदे ने वो पकड़ लिया तो ऐसा लगता है कि हमको बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन मैं कोई मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर नहीं हूँ या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं हूँ, वही नॉर्मल इंसान जैसे आप सब लोग हो, आपसे भी एवरेज हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। ए जो है, आप लोग क्या बोलोगे? सर ए जो है मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बहुत सही, बिल्कुल सही। सर बी प्लस सी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कितना होगा? 3 होगा। तो आप लोग मान लेते हो बी प्लस सी कितना होगा यहाँ से? सर 3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप बोल रहे हो सर सी की वैल्यू कितनी होगी? सर सी की वैल्यू होगी 5। आप लोग खुश हो गए। इसका मतलब सर यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 7। आप लोग बहुत खुश कि ए प्लस बी जो है वो 7 होने वाला है। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ। सी क्या बोला आपने? 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं सी 5 डाल देता हूँ तो किसी में भी मैं अगर 5 ऐड करूंगा तो नंबर 5 से ज़्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है? सर ज़्यादा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 है 3, तो माइनस तो मैं कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेशो है, यहाँ पे मैं माइनस तो ले नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सर मैंने सी जो 5 लिया वो मैंने गड़बड़ की? बिल्कुल आपने गड़बड़ की। इसका मतलब सिर्फ सी 5 नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब सर अगर मैं यहां देखूं ए की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो 1 प्लस 6 करूंगा तभी तो 7 आएगा। इसका मतलब सर बी की वैल्यू कितनी होगी? 6। अगर बी 6 होगा तो वही यहां पे सिचुएशन दूसरी, 6 प्लस सी करूंगा तो 3। सी कितना आ जाएगा? -3। ये सी कितना आ रहा है यहाँ पे? -3। लेकिन हम लोग ऐसे माइनस लेते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग माइनस उसे करते नहीं है, माइनस करते नहीं है। इसका मतलब जो सर अभी हमने लिखा था वो तो गड़बड़ हो गया। अब सर क्या करें? सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है ना, यहाँ मैं मिटा दूंगा, मिटाऊंगा तभी तो अगला पढ़ाऊंगा। इन क्वेश्चनों में आपको देखना है यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, बीच में प्लस है माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि क्या वेरिएबल तीनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। क्या यहाँ पे भी वही वेरिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब अगर मैं इनको ऐड करूं तो सेम आना चाहिए ना मेरे पास। अगर मैं इनको ऐड करूं तो सेम आना चाहिए। यहाँ पे मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, रेशो ऐड कर रहा हूँ तो कितनी आ रही है? 4। यहाँ पे मैं रेशो ऐड कर रहा हूँ तो कितनी आ रही है? 12। इसका मतलब रेशो ही सेम नहीं है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? रेशो सेम करने के लिए 12 को तो मुझे हिलाना नहीं है, मुझे 4 वाले को क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब जो पहली वाली रेशो है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं देखूं ए रेशो बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी 3 रेशो 9। हाँ सर, अब हमको समझ आ रहा है। अब क्या दूसरी वाली ये वाली चेंज करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि ये तो पहले ही 12 है, ये हमने 12 बना दिया। तो जो दूसरी रेशो है वो किसके बराबर है? सी रेशो ए प्लस बी, वो किसके बराबर है? 5 रेशो 7। अब दोनों 12 बन गए। अब आप कर सकते हो जो हम पहले कर रहे थे। ए की वैल्यू कितनी? 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। बिल्कुल सही। अब सी की वैल्यू 5 है और बी प्लस सी मिलकर कितना बना रहे हैं? 9। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्या सर ये यहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? ये भी तो चेक करो। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 4। 3 और 4 कितना होता है? 7। तो सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब अब सर हमारी वैल्यू आ गई है ए बी सी की। अब मुझे पूछा क्या है? बी रेशो ए प्लस सी। तो बी रेशो ए प्लस सी कितना होता है? 3 प्लस 5, तो 4 रेशो 8, मतलब 1 रेशो 2 क्या आ गया? आंसर इसका आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है आपको, मेहनत मेरी पता चल रही है, गला मेरा पता चल रहा है किस हिसाब से हो जाता है बढ़ाते बढ़ाते। तो आप सेशन को एटलीस्ट लाइक कर दिया करो ताकि हमको भी क्या मिले? मोटिवेशन। ये वाली नहीं, कौन सी वाली? लाइक शेयर वाली मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, और डिमांड किया करो सर, अपने ही सर हैं। ठीक है, ऐसा समझो, छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, अंकल समझो, आंटी समझो, अपना समझ के बोलो कि हाँ सर ये करवाओ, हक समझ के बोलो। कोई डरना नहीं है, मैं कोई खा थोड़ी जाऊंगा तुमको। मैं क्या टेलीग्राम पे खा जाऊंगा क्या तुमको? ठीक है, तो डिमांड करो। डिमांड करोगे तो मैं डिमांड फुलफिल करूंगा, नहीं करोगे तो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, जो लोग मेरा पढ़ाना जानते हैं उसको पता है कि सेशन लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। मैं वो चीज़ नहीं कर सकता कि 10 MCQ लेके आऊँ, आपको लटका के रखूँ, आपको ललचाऊँ, आपको तरसाऊँ कि 10 MCQ मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, उसके बाद फिर से तरसाऊँगा, 10 MCQ मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, ऐसे 60 MCQ होंगे तो 10-10 की 6 वीडियोज़ लेके आऊँगा। वो बंदा मैं नहीं हूँ।
ठीक है, ना ही मुझे वो काम करने हैं। एक ही वीडियो होगी, हाँ थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ये मेरी गारंटी होती है आपको। इसलिए मुझे आपकी डिमांड्स भी आती हैं, इसलिए मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर आप ऐसा है वैसा है, जैसा भी आप पढ़ाते हो जो भी है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, लेकिन मैं कभी भी उस चीज़ को शेयर नहीं करता। ठीक है, आगे देखो। इफ अ नंबर एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई, अगर नंबर 10% लेस है y से, अब आप इसको पता नहीं किस तरीके से करोगे, आप ये करोगे कि y एक नंबर है, अब x जो है वो 10% लेस है, तो पहले आप निकालोगे 10% ऑफ y, x जो है उसे 10% कम है, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मुझे डायरेक्ट कितना पता है कि x अगर 10% कम है तो इसका मतलब x 90% होगा y के, होगा कि नहीं, ये तो मानते हो बात को? बिल्कुल सर मानते हैं। अगर x 10% कम है तो x क्या होगा, 90% होगा y के। या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10% मतलब क्या होता है आपको पता है 1/10, ठीक है, इतना होता है। तो इसका मतलब अगर y जो है वो 10 है, मतलब रेशो मैं लिख सकता हूं, अगर y जो है वो 10 है तो x क्या होगा 9। ठीक है, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं रेशो से भी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेशो से मतलब मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हो सकता थोड़ा घुमाव फिराव लोगों को लगे, कोशिश करूंगा कि आपको बता भी दूं, बट पहले इस तरीके से करते हैं। x कितना होगा, 90% होगा y के। अब बोल रहा है y इज 10% मोर देन 125, y जो है वो 10% ज्यादा है 125 से, इसका मतलब y जो है वो 110% होगा 125 का। मान गए? हाँ सर मान गए। बस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, ये 2 0 से ये 2 0 गए, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5 कितना बना 9 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो जी, अब कैसे करेंगे सर, अब तो फिर से फंस गए। देखो आपके पास हमेशा आसान तरीका होता है, आप फंसना चाहो तो खुद ही फंस सकते हो, आसान तरीका आपके पास है 9 इंटू 5 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मुझे किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है वो मेरे लिए आसान होता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा, 4 को करूंगा तो 4 इंटू 11 कितना होता है 44, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे क्या करना है पूरा मल्टीप्लाई करके। अब 11 इंटू 11 मुझे पता है 121 होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट समथिंग है तो 121 से थोड़ा सा ज़्यादा, 121 से थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी मर्जी आपकी है, आप जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको? चलें बड़े अगले क्वेश्चन में, समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, वो भी तो देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी देख सकता है। नेक्स्ट देखो, y मल्टीप्लाई बाय साइन 45 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सिलेबस में नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो जिनके सिलेबस में है वो लोग देख सकते हैं, जिनके सिलेबस में नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। पढ़ा मैंने आपको रखा है, जेके पीएसआई वाले हैं उनको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, उनके लिए मतलब वो जो मेरा एक ही बैच है, बैच मतलब कि पेड नहीं है, एक ही मतलब प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मैथ्स की, जेके एसएसबी मैथ्स फॉर मतलब ऐसा लिखा होगा, मैथ्स फॉर जेके पीएसआई एनटी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह वगैरह, सबके लिए एक ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो y मल्टीप्लाई बाय 1/√2, कॉस 45 की 1/√2 इक्वल्स टू tan 45 की 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की √3/2 का स्क्वायर। समझ आ गया? तो y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3/4, 1 - 3/4 मतलब 1/4, तो y/2 किसके बराबर आएगा 1/4, 2 से 2 गया तो y आ जाएगा 1/2, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर खत्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे x लेके करते हैं कि 11x हो गई इनकम, 10x हो गया एक्सपेंडिचर, फिर x लेके कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। ध्यान से देखो क्या बोला है, इनकम दी है, एक्सपेंडिचर दिया है, रेशो दिया है, इसका मतलब ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, मानते हो ये बात? सर ये तो दिया ही हुआ है, इसका क्या मानेंगे? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग। अगर मैं सेविंग की रेशो देखूं मतलब 1, मानते हो ये 11 है ये 10 है, तो रेशो क्या होगी 1 रेशो, तो सेविंग दी किसके बराबर है, उसने मुझे 9000 के बराबर, इसका मतलब एक रेशो जो है वो 9000 के बराबर है। लेकिन ये बोला क्या हुआ है उसने, पर एनम, इसका मतलब ये जो रेशो उसने मुझे दे रखी है वो किसकी दे रखी है, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ ठीक है, मुझे मंथली निकालना है, तो मुझे एक रेशो मेरे पास पता चल गया, मुझे कितनी आ गई 9000, मुझे निकालनी क्या है इनकम, इनकम कितनी रेशो है 11 रेशो, इसका मतलब टोटल इनकम पहले किसके बराबर हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 11 रेशो है, एक रेशो 9000 के बराबर है, तो 11 रेशो मतलब 11 इंटू 9000, ये होगी टोटल इनकम, मतलब टोटल मतलब एनुअल इनकम। लेकिन मुझे मंथली निकालनी है तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है इसको, अब आपको इसको डिवाइड करना है, मतलब 11 इंटू, इसको मैं क्या कर देता हूँ 9 को अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, 3 से गया 3, 4 से यहाँ पे काटूंगा तो 25 मतलब 250।
अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 11 करोगे तो आएगा 8250 इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 8250। आई होप आपको समझ आया होगा। 12 से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि उसने पूछा क्या था हमको? मंथली, लेकिन दिया क्या था उसने? एनुअली, मतलब एनम पर एनम, मतलब ईयरली। समझ आ गया आपको? समझ आया? अच्छा लगा तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, बार बार थोड़ा ना बोलूंगा लाइक करो, कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, देयर फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 8 मीटर, पहले तो मैं फिगर बना लूं। ये आ गया मेरा क्यूब, फिगर आ गई। हो सकता है आपको थोड़ा सा क्यूबॉइड लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब बेयर करो मेरे साथ, इतना सा चलता है। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 8 मीटर, इसका मतलब इसकी साइड कितनी है? 8 मीटर है। अ स्क्वायर होल ऑफ 3 मीटर साइड इज हॉलोड फ्रॉम एंड टू एंड। मतलब एक स्क्वायर होल, मैं मान लेता हूं इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर होल निकाला गया। कहां से? एंड टू एंड बोल रहा है, मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। इस तरीके से क्या निकाला गया? एक स्क्वायर होल निकाला गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया? एक स्क्वायर होल निकाला गया। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बोला गया है कि उसको निकालने के बाद बताओ वॉल्यूम कितना बचेगा। ठीक है, उसको निकालने के बाद वॉल्यूम कितना बचेगा। पहले तो ये बताओ कि क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? सर साइड क्यूब होता है। इसका मतलब पहले वॉल्यूम था कितना? 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 16, 16 इंटू 8 कितना होता है? अगर आपको नहीं पता अभी भी तो 16 इंटू 8 कितना होता है? 512। सॉरी, 8 इंटू 8 16 थोड़ा ना, 64। 64 इंटू 8 कितना होता है? 512। मैं भी क्या कंफ्यूज हो जा रहा हूं। अब देखो, ये था पहले टोटल वॉल्यूम। अभी तक मैंने क्या किया था? अभी तक मैंने कोई भी यहां से स्क्वायर होल नहीं निकाला था। तो कभी भी क्या मेरा कुछ निकालने के बाद कभी भी ऑप्शन 512 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये 520 कभी भी ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। इन चीजों से आपको पता क्या होता है? ये चीजें करने से आपका क्या होता है? आपका दिमाग तेज चलता है थोड़ा सा। ये चीजें सोचने से आपका दिमाग तेज चलता है। जहां आपकी प्रोबेबिलिटी पहले 100% थी गलत होने की, अब आपकी यहां पे 25% प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? आपने एक ऑप्शन वहां से एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस ज्यादा हो गए कि आप लोग ठीक कर सकते हो। ये था मतलब टोटल वॉल्यूम। अब आपको करना क्या है? इसमें से ये स्क्वायर होल का वॉल्यूम निकाल दिया। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या किया? स्क्वायर कितने साइड है इसकी? 3 मीटर। कितनी साइड है? 3 मीटर। अब ये जब मैंने निकाला तो क्या ये किस फॉर्म में निकलेगा? ये क्यूबॉइड फॉर्म में निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा निकला? ये कुछ इस तरीके से निकला ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? क्यूबॉइड फॉर्म। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मुझे, तो ये निकलेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट की फॉर्म में। ठीक है, अब हाइट कितनी है? ये एंड टू एंड है, हाइट उतनी ही है जितनी क्यूब की हाइट है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 3। विड्थ कितनी है इसकी? 3, क्योंकि स्क्वायर है। लेकिन हाइट इसकी कितनी होगी? 8। तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 8 कितना हो गया? 72। इसका मतलब 72 इसमें से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 512 में से 72 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर बचेगा मेरे पास कितना? 440 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम जो है वो रिमेनिंग सॉलिड का बचेगा। यहां पे गलती बच्चा क्या करता? गलती बच्चा यही करता कि जब इसको सॉल्व करता ना, इसका वॉल्यूम क्या करता? उसको साइड स्क्वायर ही ले लेता, स्क्वायर को। तो ये 9 वॉल्यूम 9 उसमें से निकाल लेता। तो 512 में से क्या निकालता? वो 9 निकालता। तो कितना बचता? 503 बचता। तब भी उसने ऑप्शन नहीं दिया एग्जामिनर ने वैसा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलती होने के आपके चांसेस थे। आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब तो क्लियर हुआ होगा क्या करना था, इसमें क्या हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको मैंने बता रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा रखी है। उसने बोला है कि रूट कैसे हैं। तो रूट कैसे हैं जानने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। मतलब हमको क्या चेक करना पड़ता है? बी स्क्वायर जो है वो 4ac के बड़ा है या छोटा है या इक्वल्स टू है, उससे हमें पता चलता है कि रूट इसके कैसे हैं। तो पहले मैं निकालता हूं बी स्क्वायर किसके बराबर है। तो बी क्या होता है? सेकेंड वाले का कोफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, चेक। और उसके बाद क्या करना है? 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी कितना है? -1। तो यहां से मैंने चेक किया 1, यहां से मैंने चेक किया 28 इंटू -1, तो क्या बना? -28। इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 4ac से। अब देखो, जब बी स्क्वायर जो है वो 4ac से बड़ा होता है तो हमारे पास रूट कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को मैं बोल सकता हूं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac के बराबर होता है उस केस में हमारे रूट्स कैसे होते हैं? उस समय होते हैं रियल एंड इक्वल। और बी स्क्वायर अगर लेस देन हो 4ac के तो क्या होता है उस केस में? अगर बी स्क्वायर लेस देन हो 4ac के तो वो रूट जो होते हैं नॉट रियल होते हैं। अगर ये होता, मतलब यहाँ पे नॉट मतलब लेस देन आ जाता तो क्या होते? रूट नॉट रियल होते। ठीक है, आई होप अब तो आपको समझ जो है वो आ चुका होगा। क्या हुआ, कैसे करना था, क्या इसमें कंसेप्ट था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया।
बढ़ा जाए ज़रा अगले क्वेश्चन में। देखो 60 क्वेश्चन है इसमें, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा लग सकता है। थोड़ा सा आपने 10 मिनट मुझे ज़्यादा दे दोगे ना तो आपको कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई फालतू बातें नहीं मिलेंगी, कोई फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, कोई आपको कोर्स नहीं बेचा जाएगा, कोई कुछ नहीं बोला जाएगा। आगे देखो, ए और 2a-45 जो है वो एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। सच दैट साइन ए इक्वल्स टू कॉस 2a-45। अगेन सॉरी, tan ए की वैल्यू निकालनी है। अब अगेन करने के दो तरीके हैं। आपको पता है ए बी एक्यूट है और 2a-45 भी एक्यूट है। अब मैं एक्यूट एंगल मुझे क्या करना है, लेट करना है कुछ। तो साइन जो है वो कॉस के बराबर कब होता है? अगर आपको पता है साइन जो है वो 45 डिग्री पे कॉस के बराबर होता है और दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है? 45 आने वाली है। यहाँ से मुझे डायरेक्टली पता चल गया, जब ए की वैल्यू 45 आ गई तो tan 45 कितना हो गया? 1। डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया 1। अगर कोई बच्चा ऐसा ना करना चाहे, क्योंकि ये वाला मेथड जो है ना वो हर एक केस में अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मैं चाहता तो आपको यहाँ से ये करा के निकल सकता था आगे, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है ये वाला मेथड अप्लाई ना हो। 90% केसेस में हो जाता है, लेकिन हो सकता है एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा हो ना हो। तो इसीलिए जो इसका रियल मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल रेशोज वाले क्वेश्चन। तो साइन ए को मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि जब मैं लिखता हूँ क्या, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन ए जो है वो कॉस ऑफ 90 माइनस ए के बराबर है। तो इस साइन ए को मैंने क्या लिख दिया? ये कॉस ऑफ 90 माइनस ए। आगे क्या है मेरे पास? आगे तो है कॉस ही, कॉस ऑफ 2a-45 ही है, ठीक है। कॉस से कॉस क्या हो गया? अब कैंसिल, बचा क्या? 90 माइनस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस 45। 45 गया वहाँ पे, ए गया यहाँ पे, 135 इक्वल्स टू 3a। a इक्वल्स टू 45 आया तो वही जो मैंने यहाँ से आपको बता दिया था। तो tan 45 की वैल्यू अगेन क्या होती है? 1। तो आंसर तो वही आएगा जो मैंने बताया था। आंसर चेंज नहीं होगा, बस क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो चेंज होगा, बस, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर वही बात कि अगर आप चाहो तो शॉर्टकट अप्लाई ना करो, आप लोग अपने लॉन्ग मेथड से जा सकते हो। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको वो लगे कि आपके वाले से लॉन्ग है, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो आपके 99% क्वेश्चनों को आसान बना के दे देगा। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप मेरे एवरेजेस के PYQs होंगे वो चेक करके देख लो। अगर कोई ऐसे PYQs करा देगा ना और विद इन उस टाइम में करा देगा कि मतलब जिस टाइम में मैंने कराए हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई भैया आप सही नहीं पढ़ाते, बाकी सही पढ़ाते हैं, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ना कि इतनी क्लैरिटी के साथ हर MCQ की मैंने कोशिश किया कि विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो, 1 मिनट भी नहीं, विद इन 30 सेकेंड हर एक MCQ, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। चाहो तो मर्जी आपकी है, ज़बरदस्ती नहीं है। देखो क्या है, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। तो मतलब फादर प्लस मदर की एज कितनी है? एवरेज 35। तो अगर मैं सम करूंगा, दो लोग हैं तो कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएगा। उसके बाद एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड देयर सन, मतलब फादर मदर प्लस सन, तीन लोग हैं, 27 उनकी एवरेज है। तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा 81। मुझे निकालनी है सन की एज, तो 81 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सन की एज कितनी आएगी? 11 ईयर्स। आंसर आ गया 11 ईयर्स। आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा आसान है, और यहाँ पे है भी। मैं भी मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब जो मैं मेथड आपको पढ़ाता हूँ या मैं जो आपको जो सिखाता हूँ वो मेथड क्या है? दो लोगों की एवरेज, फादर और मदर थी, तो दो लोगों की एवरेज कितनी है? 35 साल है, ठीक है। और तीन लोगों की कितनी है? मतलब टोटल कितने हैं? तीन लोग। तो एक की मुझे निकालनी है, तो एक की मुझे निकालनी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। और टोटल कितने हैं? 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तीन लोगों की एवरेज कितनी है? 27, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ जो एक बचा उसकी भी एवरेज कितनी थी? 27 थी, मैंने ये मान लिया। अब ये टोटल के साथ मुझे कंपेयर करना है दोनों को। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब यहाँ पे कंपेयर किया तो क्या हुआ? यहाँ पे ये कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 8 ज़्यादा आ रहा है। और लोग कितने हैं? 2। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 16 ज़्यादा आ रहा है। जितना ज़्यादा आ रहा है मुझे उतना क्या करना है? बैलेंस करना है। क्योंकि यहाँ क्या था? 27। यहाँ इस तरफ क्या आ गया? इस तरफ भी मेरा कितना आना चाहिए था? 27 आना चाहिए था, लेकिन 16 ज़्यादा आ गया। वो 16 मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो 27 माइनस 16, और वो 16 जो है वो कितने में डिवाइड हो जाएगा? कितने बंदे हैं? एक बंदा, तो एक में डिवाइड हो जाएगा। 27 माइनस 16 कितना होता है? 11। तो यहाँ से कितना आ गया उसका एवरेज एज? उसकी एज कितनी आ गई? सॉरी 11 आ गई। यहाँ पे नो डाउट आपको ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने ये मेरा एवरेज का लेक्चर देखा होगा, एवरेज के MCQs देखे होंगे, तो आप समझ जाओगे कि हर बार ऐसा क्वेश्चन, ऐसा लल्लू क्वेश्चन आपको हर बार नहीं दिखेगा एग्जाम में।
ठीक है, ये दिख गया तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि आपको मैं जो करवा रहा हूँ वही करना है, आपको यही मेथड अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है तो ये करने में काफ़ी टाइम लगता है कंपेयर टू ये। बाकी एज ऑलवेज मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन दी है और बोला है 2 इक्वल रूट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर जो है वो 4ac के बराबर होता है। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे सेकंड वाले टर्म्स का एक्स वाले का कोफिशिएंट, तो एक्स वाले का कोफिशिएंट क्या है k, तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम a कितना है 2, c कितना है 3, तो k स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3 32, सॉरी 8 इंटू 3 24, 32 कहाँ से आ गया, 8 इंटू 3 24, तो k किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24। अब 24 को मैं लिख सकता हूँ कितना 4 इंटू 6, 4 को बाहर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 6 और क्या प्लस माइनस आपको लगता है यहाँ पे साथ में, तो प्लस माइनस 2 रूट 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गड़बड़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चा यहाँ पे गलत करेगा, बहुत ज़्यादा। गलत कैसे करेगा देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गलती कहाँ करने वाले हो। मैं भी थक गया यार, आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन फिर भी आपका लेक्चर बनाना था क्योंकि आपकी डिमांड थी। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हूँ, लेकिन फिर भी आपका लेक्चर जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो गलती यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पूछा क्या है, पहले ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी हैज़ एट लीस्ट 1 वुमेन। कमेटी में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर की हमको कमेटी बनानी है। लोग कितने हैं मेरे पास, टोटल 5 लोग हैं, उसमें से 3 मेन हैं और 2 कितनी है वुमेन है। 5 लोग की कमेटी बनानी है। ए एट लीस्ट 1 वुमेन होनी ही चाहिए। एट लीस्ट 1 मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3, क्योंकि मेंबर की कमेटी कितनी बनानी है 3। अब यहीं पे गलती होगी, क्योंकि वुमेन है ही 2, तो 3 वुमेन तो कभी भी नहीं हो सकती ना। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब मेरे पास 2 चांसेस बनेंगे, या तो 1 वुमेन होगी या तो 2 वुमेन होंगी, बात खत्म। अब सबसे पहला केस, 1 वुमेन अगर होगी, अगर 1 वुमेन होगी, ठीक है, यहां पर लिखता हूं वुमेन और मेन। अगर 1 वुमेन होंगी, क्योंकि इस कमेटी में 3 मेंबर होने वाले हैं, तो मेन कितने होंगे उसमें 3 होंगे, ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, अगर 1 वुमेन होगी तो मेन कितने होंगे 3 होंगे। उसके बाद अगर 2 वुमेन होंगी, क्योंकि कमेटी में 3 लोग होने वाले हैं, तो मेन कितने होने वाले हैं 1 होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 केसेस आपके पास बनने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये केस जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब देखो ध्यान से, या तो क्या हो सकता है 3 मेन में से आप लोग 2 मेन चूज कर लो। एक सेकेंड, यहां पे मैंने ये क्यों लिखा 3, यहां पे 2 लिखूंगा ना, क्योंकि कमेटी मेंबर्स कितने हैं 3 बनाने हैं। तो या तो आप 3 मेन में से 2 मेन चूज कर लो, या और आप लोग 2 वुमेन में से 1 वुमेन सेलेक्ट कर लो, पहला केस। ठीक है, पहला मतलब ये या फिर, ठीक है, एंड आपको क्या और आपको क्या करना पड़ेगा, ये था एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब ऐड। या आपको क्या करना पड़ेगा, 3 में से 1 मैन चूज कर लो। अगर 1 आपने मैन चूज किया, उसके साथ एंड आपको 2 में से 2 ही वुमेन चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ध्यान से फिर से सुनो, यहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ ना आया हो। एक सेकेंड में यहां पे जो हौच पौच हो गया उसको थोड़ा सा आगे पीछे करूं। ठीक है, अब देखो कितने मेंबर की कमेटी बनानी थी, 3 मेंबर की कमेटी बनानी थी। 3 मेंबर की कमेटी कैसे बना सकते थे, या तो उसमें 2 वुमेन होती और 1 मैन होता सॉरी, या फिर उसमें 1 वुमेन होती या फिर 2 क्या होते मैन होते। तो पहले मैंने केस ले लिया 2 वुमेन और 1 मैन वाला, ठीक है, या फिर 2 मैन और 1 वुमेन वाला। अगर 2 मैन सेलेक्ट करने, मैन है कितने 3, तो 3 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 2, तो 3C2 आ गया। उसके साथ 1 वुमेन, तो वुमेन है कितनी टोटल 2 में से कितनी सेलेक्ट करनी है 1, तो ये केस आ गया। दूसरा केस 2 वुमेन है कितनी 2, तो 2 में से दोनों वुमेन, उसके साथ 1 मैन, कितने में से 3 में से, तो 3 में से 1 मैन। ये आगे टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब ये जो आपकी वो थी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। 5 लोग थे टोटल, सिलेक्ट कितने करने थे 3। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा, एक करके मैं बता देता हूँ। 3C2 जैसे है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 3 - 2 में से कितना डिफरेंस है 1, तो 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3 × 2 + 3 × 1 डिवाइडेड बाय 10। ये भी याद रख सकते हो आप कि NC1 किसके बराबर होता है n के बराबर। ये क्या है NC1, अगर मैं ऐसा लिखूं किसके बराबर होता है n के बराबर। NCn किसके बराबर होता है 1 के बराबर। NC
1 किसके बराबर था, n के बराबर, n किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आप लोग चाहो तो ये फार्मूले भी याद रख सकते हो। मैंने आपको जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। प्रोबेबिलिटी में ही पहले स्टार्ट में मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, मैंने अलग से चैप्टर अभी आपको नहीं पढ़ाया है वो, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा आई थिंक इसका डी वाला, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, डी पार्ट 9/10 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई थिंक 60 तक इसमें क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन और हैं बस, आपका खत्म होने वाला सेशन, ज़्यादा लंबा इससे नहीं चलेगा। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 6:5। ए और बी की एजेस जो है वो कितनी रेशो में है, 6:5 रेशो है। एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 44। सम मतलब सम कितना है इनका, अगर मैं रेशो का सम करूं तो कितना है, 11, मतलब 11 रेशो किसके बराबर दी है, 44 के बराबर। इसका मतलब एक रेशो जो है वो 4 के बराबर है, यहां से मुझे ये पता चल गया। अब मुझे अगर कोई पूछे कि ए की एज कितनी है, अगर एक रेशो 4 है तो ए की रेशो कितनी थी, 6, तो ए की एज कितनी होगी, 6 × 4 24। इसकी एज कितनी होगी, 5 × 4 20। अब पूछा है मुझे 8 साल बाद इनकी एज की रेशो कितनी होगी। 8 साल बाद मतलब ये भी 8 साल बड़ी होगी, 8 साल बड़ी मतलब 24 + 8 कितना हो जाएगा, 32। ये भी 8 साल बड़ी होगी तो कितना हो जाएगा, 28। अगर मैं काटूंगा इसको, किससे काटूंगा, 7 से भी नहीं काट सकता, 4 से काट सकता हूँ, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 × 8 32, 4 × 7, तो रेशो कितनी आएगी, 8:7। ये आ गया आपका तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर कोई अपना दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा चला सकता है तो वो ये भी कर सकता है कि देखो पहले एज कितनी थी, 44 साल, 8 साल बाद दोनों की 8 साल एज इंक्रीज हुई होगी ना, क्योंकि 2 लोग थे तो ए की भी 8 साल बड़ी होगी और बी की भी 8 साल बड़ी होगी। तो इसका मतलब टोटल सम में क्या हो जाएगा, 16 का इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल सम जो है वो क्या हो जाएगा, 60। इसका मतलब अब जो भी रेशो आएगी वो 60 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, सॉरी फैक्टर होगा। 60 का क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब 60 उससे क्या हो जाता होगा, मल्टीप्लाई होता होगा। यहां पे अगर मैं करूं 7 और 6 कितना होता है, 13, तो क्या ये 60 से जाता है, नहीं जाता। 8 और 7 कितना होता है, 15, क्या 60 जाता है, बिल्कुल जाता है। 9 और 8 कितना होता है, 17, क्या 60 जाता है, नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 और 3 कितना होता है, 7, क्या 60 जाता है, नहीं जाता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते थे कि तब भी ऑप्शन कितना आता, 8:7। लेकिन ये था थोड़ा सा दिमाग आपका ज़्यादा चलता है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते थे। मर्जी आपकी अपनी है, जैसा आप करना चाहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका। एक्स वाई एंड जी कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। एक्स प्लस वाई प्लस जी तीनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6। एक्स और वाई अलोन, मतलब या तो एक्स अकेला या वाई अकेला कितने दिन में काम कर रहे हैं, 16 दिन में काम कर रहे हैं दोनों। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये देख के ही मुझे पता चल रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 48। तो इसकी एफिशिएंसी 8 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी भी एफिशिएंसी 3 होगी। अब आप मुझे खुद बताओ, जब x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी 3 है और तीनों की एफिशिएंसी मिला के 8 है, तो मतलब ये 3 हुई, ये 3 हुई, तो क्या ऐड करूंगा तो 8 बनेगी, 2। इसका मतलब x की एफिशिएंसी 2, x की एफिशिएंसी 3, y की एफिशिएंसी 3, z की एफिशिएंसी 2। पूछा है z कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम 48, z की एफिशिएंसी 2 नहीं 2, तो कितना टाइम लगेगा, 24 क्या है दिन, तो 24 दिन लग जाएंगे उसको करने में, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ज़रूरत है किसकी, आपके ट्रस्ट की, आपके सपोर्ट की, आपके पैसों की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है। तो जितना मैं बोलूँगा, जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी कोई इशू नहीं। अगर आप लाइक नहीं भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई आपके लाइक से करोड़पति बन जाऊँगा, नहीं, बस थोड़े ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगी। यूट्यूब हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर दे, उससे हो सकता है थोड़े ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए, मेरा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल आसान सा, 1 मिनट में ख़त्म करके मतलब सेशन को एंड करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95। 5 नंबर हैं तो ये आ गया उसका एवरेज, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड है तो ये आ गया 93, ये आ गया 91, ये आ गया 97, ये आ गया 99। लेकिन यहाँ बच्चे फिर गलती करेंगे, क्या पूछा उसने, 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे फिर यहाँ पे गलती करेंगे। बच्चा हो सकता है कि यहाँ से ऐसा कर दे कि 97 आंसर हो गया। 4th नंबर किस में पूछा उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में होता है सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग में 4th नंबर कौन सा है, 93। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 93 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ये एग्जाम है बहुत अच्छा लेवल था, इसका लेवल जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छा है,
मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। क्वेश्चन आपको सेम नहीं दिखेगा, कंसेप्ट आपको यही सारे सेम दिखने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट में। तो जितना हो सके इस सेशन को देखो, अच्छे से देखो। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे डाउट है तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उस क्वेश्चन के अलावा और 2-3 क्वेश्चन वैसे ही टाइप के देखो, उनको सॉल्व करो, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा। ऐसे डाउट क्लियर नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जो भी जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और जो भी अभी एग्जाम आने वाले हैं उनकी तैयारी, वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला हो गया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो गया, हेल्थ एजुकेटर वाली जो पोस्ट है, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो हैं सारे लोग, उनके एग्जाम आने वाले हैं जस्ट कुछ ही दिनों में। हो सकता है मार्च अप्रैल में हो जाए उनका, मतलब फेब मार्च के आसपास तो उनका होगा ही होगा, इतना तो श्योरिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हो और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।